नमस्कार, मैं हूं कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 10वीं कक्षा में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। हम लोग इस वीडियो में, और ये आप एक नया इनोवेशन मान सकते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस एनसीईआरटी के किताब में जो बातें लिखी गई है उसको 1 बाय 1 लाइन पढ़ के और उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ऐसे देखिए, अब धातु लिखा है तो धातु किसे कहते हैं, धातु का भौतिक गुण क्या है, धातु का रासायनिक गुण क्या है, फिजिकल एंड केमिकल जो उसके प्रॉपर्टीज है वो लिखवाया जा सकता है, पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है। इसमें जो क्रियाकलाप दिए गए हैं, है ना, उन सब चीजों को देखते हुए हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप इसको जस्ट लाइक एक फाउंडेशन बैच मान सकते हैं। अभी शुरू कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु, तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और इसमें पहला जो टॉपिक है, देखिए 3.1 ऐसे लिखा हुआ है और लिखा हुआ है भौतिक गुणधर्म। बात आती है भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। तो अब किसका गुणधर्म की बात कर रहा है, तो सबसे पहले धातु की ही बात करेगा, फिर अधातु की बात करेगा। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इस चैप्टर से हम लोग रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि इसके बाद जो चैप्टर है धातुओं का आवर्ती वर्गीकरण, उसमें हम लोग पढ़ेंगे 118 तत्व और उसका वर्गीकरण किया गया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि धातु एवं अधातु और उपधातु भी जोड़ दें। जैसे आपको पता है तत्व 3 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, धातु, अधातु एवं उपधातु। तो ये जो तीनों मिलाकर देखें तो कुल तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, 118, यानी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब तत्व, तत्व की कुल संख्या कितनी है, 118। अब ये 118 में से वर्गीकरण अगले क्लास में पढ़ना है। 118 में से कुछ क्या है, ज्यादातर संख्या में 85% आप मान सकते हैं, इसमें है धातु और अधातु है, और यहां पे है उपधातु। इन तीनों की अपनी अपनी रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो इस चैप्टर में धातु एवं अधातु पर फोकस किया गया है। तो सबसे पहले धातु का गुणधर्म यहां बताया जा रहा है। तो धातु किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है धातु किसे कहते हैं, तो आप इसको परिभाषा बना सकते हैं कि वैसा तत्व। क्यों भाई, क्योंकि ये तत्व कहीं तो 3 है, तो वैसा तत्व, अतत्व होते हैं शुद्ध पदार्थ, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो वैसा शुद्ध पदार्थ, है कि नहीं। तो वैसा तत्व जिससे विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालन होता है, ये बोल सकते हैं, उसे धातु कहते हैं। आप ऐसे भी भाषा बदल के लिख सकते हैं कि वैसा तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, उसे हम धातु कहते हैं। तो एक जो भौतिक गुणधर्म है उसके आधार पे हम लोग इसका वर्णन कर देते हैं। देखिए, भौतिक गुणधर्म जब पढ़ेंगे ना तो 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे भौतिक गुणधर्म होते हैं। इसी भौतिक गुणधर्म में से 2 या 3 गुणधर्म को मिला करके परिभाषा बनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई परिभाषा बनाने की बात हो तो उस जिस चीज की परिभाषा पूछा जा रहा है तो उसका भौतिक गुण या रासायनिक गुण में से 2-3 को मिला देंगे, परिभाषा बन जाएगा। जैसे अभी हमने आपको बताया कि धातु किसे कहते हैं, तो वैसा तत्व जिससे विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालन होता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि धातु में जो होता है विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि धातुएं आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं, तो ये भी बात होगी। तो आप अब नया परिभाषा क्या बना सकते हैं धातु का, धातु वह शुद्ध पदार्थ है या धातु एक प्रकार का तत्व है जिससे विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालन होता है, यह आघातवर्ध एवं तन्य होता है। हो गया परिभाषा। तो जब चीजें समझ लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, रटने से बचें। जितना रटने से बचेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आजकल का आपने देखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिसका कंसेप्ट क्लियर है वही ऑब्जेक्टिव बना पाएगा, है ना। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अभी परिभाषा हमने देख लिया, अब भौतिक गुणधर्म और उसके बाद 1 to 1 देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली बार कुछ लिखा गया है, इसको पढ़ते हैं। आप यहाँ स्लाइड भी देख पा रहे होंगे। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग अलग करना सबसे आसान है। इसके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं, और इसमें दिया गया है 3.1, यानी ये फर्स्ट क्रियाकलाप हो गया और ये 6 तक जाएगा, है ना। तो ये आपको 6 क्रियाकलाप इसमें दिया गया है। और निम्न धातु, धातु कौन कौन ले रहा है तो देखिएगा ध्यान से, आयरन, यानी जो भी क्रियाकलाप यहां किया जाएगा वो आयरन को लेकर किया जाएगा, कॉपर को लेकर किया जाएगा। कॉपर के बाद इसमें दिया गया है एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम दिया है और मैग्नीशियम दिया है, मैग्नीशियम, और दिया है सोडियम। सोडियम के बाद यहां दिया गया है लेड, लेड के बाद आगे इसमें दिया गया है जिंक, और इतना सा दिया है, और जिंक के बाद इसमें यह बात लिख दिया गया है तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठा कीजिए। सबसे पहली बात आपको यह कह दिया कि अगर हम भौतिक गुणधर्म धातुओं का देखने चल रहे हैं तो सबसे पहले क्या कहा कि इन धातुओं को आप इकट्ठा कीजिए, उसके बाद कुछ ऐसे धातु इकट्ठा कीजिए जो आसानी से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए इसको समझ लेते हैं। तो केमिस्ट्री की भाषा है, आसान भाषा में समझते हैं। आयरन मतलब क्या है? आयरन मतलब होता है लोहा, जिसको Fe से डिनोट करते हैं, ठीक है, आयरन। कॉपर को हम डिनोट करते हैं Cu से, एल्यूमिनियम को Al से डिनोट करते हैं, एल्यूमिनियम का तार भी बनाया जाता है। मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं और सोडियम Na होता है। लेड मतलब क्या है? शीशा, कांच, इसको Pb बोलेंगे। और जिंक होता है Zn। अपने खेतों में भी अगर आप कृषि से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा जिंक दिया जाता है। क्यों दिया जाता है उसके पीछे कारण है, पर Zn यानी वो जिंक है। तो इतनी सारी, और कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला क्या है? सोच के देखिए, आपको जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, तो आप अगर कुछ खरीदें तो आपको कैल्शियम मिल जाएगा। आपने नाम सुना होगा, कैल्शियम खेतों में दिया भी जाता है ना, तो कैल्शियम एक ले लेते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे धातुएं आप आसानी से उपलब्ध भी कर सकते हैं। अब देखिए, इनको लेकर के इसमें जो दिया है वही ले रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं बर्डन बढ़ा रहे हैं। आगे देखते हैं। तो 3.1 क्रियाकलाप में सबसे पहले तो इसने ले लिया और क्या कर रहा है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखता है उस पर ध्यान दीजिए। अब इसको देखना है। अब बात है भौतिक गुणधर्म में क्या करना, भौतिक गुणधर्म में कुछ चीजें मिलाकर अभिक्रिया रिएक्शन नहीं करा देना है। भौतिक का मतलब होता है बस देख के, छू के, महसूस करके, ताप बढ़ा के, ताप घटा के, दाब देकर, ऐसी चीजें करके जो भी ज्ञान हमको प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे भौतिक गुणधर्म। और कभी कभी क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाना शुरू करेंगे, है ना, अभिक्रिया कराने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग पदार्थ इसमें मिला देंगे, है ना, रासायनिक पदार्थ, तो उसको हम बोलेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, लोहा का एक प्लेट ले लिया और उस पर एसिड डालना शुरू कर दिया, तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो रासायनिक होगा। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान दीजिएगा। भौतिक का मतलब क्या है, जिसको हम देख के, छू कर, है ना, उस पर दाब, जैसे मान लो इसी को लेते हैं, मान लेते हैं कि लोहा का है और इसको हम जोर से दाब रहे हैं, तो दाबने से हमें जो भी अनुभव होगा, ये दब जा रहा है, तो दब जाएगा तो क्या कहेंगे, कोमल है, और नहीं दबेगा तो क्या कहेंगे, कठोर है। तो अगर हमने आयरन का एक लिया और दबा के देखा, तो हम क्या कर रहे हैं, देख के, छू के, दाब के, यानी दाब बढ़ाकर या दाब घटाकर उसको ताप बढ़ा देंगे, ताप घटा देंगे, ऐसे जो भी कुछ अगर हमें ज्ञान मिलेगा तो सबको बोलेंगे भौतिक। तो सबसे पहले क्या कहा, इन नमूने को लीजिए और ध्यान से देखिए। देखने के बाद क्या कहा, रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए। पहले ऐसे देख लिए कैसा है, उसके बाद उसको रगड़ना है ना, जैसे मूर्छा छोड़ाते हैं ना वैसे। तो किस चीज से, तो एक टेक्निकल शब्द इसको देखिएगा, रेग माल, ऐसा लिखा गया है। आपने देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन का काम चलते हैं तो जब उसका जो विंडो होता है उसमें पेंट करना होता है तो उसको रगड़ा जाता है, पहले मूर्छा छोड़ाया जाता है, वही है ये, है ना, रेगमाल। तो इससे हम छोड़ा के, अब सबको हमने रगड़ रगड़ के देखा, तब बताइए अगर लोहा को रगड़ देंगे तो कैसा दिखेगा, क्या वो पहले से चमकने लगेगा? ऐसे लोहा का रखा हुआ है तो उसमें जंग लग जाता है तो थोड़ा भूरा भूरा दिखने लगेगा, जब हम उसको रगड़ देंगे तो चमकने लगेगा। तो इसी तरह से जितने सारे चीजें हैं सबको रगड़ देंगे तो चमकने लगेगा। तो अब यहां भौतिक गुणधर्म में एक प्राप्त हुआ। अगर यहां मान लीजिए एसएससी का क्लास चलता तो टीचर आता क्लास में डायरेक्ट बोलता कि जो धातुएं होते हैं वो चमकीला होता है, या धातुओं में धात्विक गुण इसका चमकीला पाया जाता है। पर आपकी 10वीं कक्षा में क्या करना है, पहले पूरा कराया गया, अब आपको समझ में आ गया है, तो अब एक गुण धर्म हम यहां लिख सकते हैं। हमने क्या पाया कि जब हम धातुओं को रगड़ते हैं तो उसका जो वास्तविक रूप हमें दिखता है, तो वास्तविक रूप जो होगा वो चमकीला होगा, विशेष चमक उसमें होती है। तो इसमें नीचे लिखा है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं, है ना, लस्टर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे गुणधर्म में, इसमें हम लिखेंगे कि धातुएं अपने
वास्तविक रूप में चमकदार होती है, ये बात हमें इस एक क्रियाकलाप से पता चला कि धातुएं अपने वास्तविक रूप में चमकदार होती है। और एक इसके पास विशेष चमक जो होता है, इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं कि धातुओं में अपना एक विशेष चमक होता है। इस विशेष चमक को हम बोलते हैं धात्विक चमक, है ना, धात्विक चमक। अब धात्विक चमक क्यों? क्योंकि धातु में है तो धात्विक चमक है ना। धात्विक को अगर आप हिंदी पर होंगे या संस्कृत तो उसमें हम ऐसे बनाते हैं, धातु में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इक प्रत्यय जब भी लगता है तो क्या होता है, पहला अक्षर, तो यहां देखिए धात्विक, लास्ट में क लग जाता है, तो इसलिए धात्विक हुआ है। तो धात्विक को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, धातु, यानी धातु में जो चमक रहेगा तो उसको हम बोलेंगे धात्विक चमक। एक क्रियाकलाप ये हुआ। दूसरा लेते हैं, दूसरा क्रियाकलाप में कह रहा है 3.2 है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम, यही है, इसी को लेना है, का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। छोटा टुकड़ा ले, पीसेस की बात कर रहा है, आयरन का एक छोटा टुकड़ा ले। अब छोटा टुकड़ा करने के लिए क्या करना है, मतलब लोहे का ऐसा मान लीजिए ले लिए, छोटा इसी को बोलेंगे। भारी क्या है, पूरा रॉड लेके आ रहे हैं तो वैसे नहीं, छोटा, तब तो एक्सपेरिमेंट होगा ना। तो हर चीज का छोटा छोटा लेना है। उसके बाद क्या कर रहा है, इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटिए, है ना। सब्जी काटते हैं तो खीरा कैसे काट देते हैं, क्या लोहा को ऐसे काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे। तो इसी प्रकार से जितनी भी धातुएं होती है उसमें से अधिकांश धातुओं को हम आसानी से काट नहीं सकते। इसका मतलब क्या निकला कि धातुएं कठोर होती है। लेकिन ध्यान रखना है, कुछ धातुएं ऐसे होते हैं जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और 1 मार्क्स में यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में वो कौन सी धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में वह कौन सी धातु है, बात तो सुन लिए, जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से, है ना। इसको नाइफ पढ़ेंगे, का नाइफ नहीं पढ़ना है, नाइफ, तो नाइफ से आसानी से काट सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दे दिया है Na, है ना। उसके बाद आपको दे दिया कॉपर, फिर लोहा दे दिया, तो लोहा से तो आप बहुत अवगत हैं, लोहा। अब मान लीजिए इसमें औरम दे दिया, सोना, तो अगर सोना भी दिया है, डी लगाते हैं, एजी लग देते। अब इसको किसको काट सकते हैं आसानी से, तो ध्यान रखना है, जब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, तो उसका जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें सारे को हम आसानी से काट सकते हैं। तो यहां तो फर्स्ट ग्रुप वाले आपको सोडियम दिख रहा है, तो ध्यान रखना है सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब सोडियम के नीचे जब देखेंगे तो सोडियम, है ना, उसके बाद पोटेशियम आता है ना, जिसको के से डिनोट करते हैं। तो अगर पोटेशियम आ जाए, सोडियम आ जाए, इसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, VVI है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें अपने परीक्षणों को लिखिए और लिखना भी है। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए, ध्यान देना है, सब चीजों को छोड़ के फिर अब क्या कर रहा है, दूसरे पॉइंट में चिमटे से सोडियम धातु को पकड़ना है। अभी डायरेक्ट नहीं पकड़ने को बोल रहा है, क्योंकि इसके पीछे विशेष गुण होता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, गुण क्या है इसमें, एक तो कट जा रहा है, और कट जा रहा है तो अब क्यों कह रहा है कि हाथों में ध्यान से पकड़ना है या चिमटा से उठाने को क्यों कह रहा है, क्योंकि जब भी मान लीजिए कि ये सोडियम है, अगर हमने बाजार से खरीदा सोडियम, जब भी इसको हाथ पे रखेंगे ना, ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा, है ना, वाष्प बन जाएगा और ये गर्म हो जाएगा और आपका हाथ जल सकता है, बर्निंग हो जाएगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, व्हाट इज द रीजन। अब ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन अगर आपको 2 मार्क्स में पूछ दिया जाए कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, तो इसका आंसर यही होता है, क्योंकि सोडियम जब खुला वातावरण में वायु के कांटेक्ट में जब रहता है तो हवा में तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जल उठता है, तो इसलिए हम उसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है तो वो बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये भी बात। तो सोडियम के साथ अभी जो भी करेंगे ध्यान से करेंगे। सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधानी रखिए, फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए, वॉच ग्लास पर रख के इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा, तो सोडियम तो कट जाएगा, सोडियम पोटेशियम तो कट जाता है, तो आप देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, मतलब आयरन नहीं कटेगा, कॉपर नहीं कटेगा, एल्युमिनियम नहीं कटेगा, मैग्नीशियम नहीं कटेगा, जिंक नहीं कटेगा, लेड नहीं कटेगा, लेकिन सोडियम कट जाएगा।
तो जितनी सारी धातुएं हैं उसमें से कुछ ही धातुएं बहुत कम संख्या में है जिसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ये तो प्रैक्टिकल खत्म हो गया, अब 3.3 आ गया। तो इस प्रैक्टिकल से हमने क्या पाया? हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई क्या कि धातुओं को आसानी से, है ना, या ऐसे हम बोल सकते हैं कि धातुओं, यहां जो लिखा है वो इसी को लिख लेते हैं कि धातुओं, इसी को लिख लेते हैं, इसी लाइन को, धातु में सामान्यतः मतलब जनरली, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। और इसको भाषा बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि धातुओं को आसानी से नहीं काटा जा सकता या चाकू से नहीं काटा जा सकता। लेकिन ये अच्छा लाइन है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो ऐसे भी विश्वास करने योग्य है, तो आप इसे विश्वास कीजिए। अभी 2 प्रैक्टिकल हमने देखा। पहला में ये पाया कि धातुएं अपने वास्तविक रूप में चमकदार होती है और इसके विशेष चमक को हम क्या बोलते हैं? धात्विक चमक। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। अपवाद में अगर आप लिखना चाहे, एक्सेप्ट, अपवाद में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? सोडियम लिख सकते हैं और पोटेशियम लिख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं ताकि आपको मैं लिख पाऊं, है ना। और यदि आपको वीडियो निश्चित ही अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी फर्दर मिलता रहेगा और आगे आप कमेंट करेंगे तो ही ये वीडियो बहुत आगे बढ़ती जाएगी और मैं पूरे केमिस्ट्री करा दूंगा आपका, बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। अब देखिएगा 3.3 देखते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 3.3। ये कहता है आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए। यही तो पहले ही बोल चुका है, इसी के लेके काम करना है। किसी एक धातु को लोहे के बॉक्स पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। तो मान लीजिए हमने एक आयरन को ही ले लिया, एक बॉक्स रखा, इस बॉक्स पे हमने जो भी हमारे पास आयरन का हमने लिया है उसको हमने यहां रख दिया बॉक्स पे, सपोज आयरन हम रख दिया। अगर हथौड़े से 4-5 बार पीटना है, इसको पीटेंगे तो क्या होगा? ध्यान से पीटना है तो पीटेंगे तो खिल्ली उड़ेगा तो चोट लग जाएगी, तो इसलिए कोशिश क्या करना, ध्यान से पीटना। अब हथौड़ी से जब हम इसको मारेंगे 3-4-5 बार जब मारेंगे तब क्या पाएंगे? एक तो कठोर है इसलिए वो जल्दी चपटा होगा नहीं, लेकिन आमतौर पर वो चपटा हो जाएगा। अगर बहुत छोटा रहेगा तो ये नहीं कि अब इतना बड़ा कि कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, मैग्नीशियम हो, सोडियम, तो वो तो ऐसे चाकू से कट जा रहा है तो दाबे 2-3 हथौड़ा मारेंगे तो पूरा ही प्लेट बन जाएगा। लेड लेंगे तो ये तो चुकना चूर हो जाएगा, है ना, फूट जाएगा। ये जिंक को देखा जाए तो भी प्लेट बन जाएगा। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं निष्कर्ष? इस प्रैक्टिकल से हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि धातुओं को अगर हम पीटेंगे तो उसको हम चादर बना सकते हैं, है ना, प्लेन चादर बना सकते हैं। तो धातुओं को पीट कर हम उसका चादर बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, चादर धातुएं बन जाती है, इसी गुण को हम बोलते हैं आघातवर्ध्यता, मेलिबिलिटी, आघातवर्ध्यता। कैसे यहां बोले धातुओं की वास्तविक चमक होती है तो उसको धात्विक चमक कहे, तो धातुओं को पीटते हैं तो वो चादर में बदल जाती है, इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेंगे 2 मार्क्स में, आघातवर्ध्यता से आप क्या समझते हैं? तो हम इसका उत्तर देंगे कि धातु में क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि धातुएं, क्वेश्चन है कि आघातवर्ध्यता से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर ये लिखना है, जब धातुओं पर हथौड़े से प्रहार किया जाता है तो एक चादर में परिवर्तित हो जाता है, वो चादर में बन जाएगा। इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं, है ना। तो यहां पे आपको तीसरा गुण धर्म में हमें लिखेंगे, निश्चित यहां लिखा होगा आगे। और देखिए अन्य धातुओं के साथ भी यह क्रिया कीजिए, इस धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर, कुछ धातुओं को, क्योंकि ये तो कांच है, कांच तो फूट जाएगा, तो आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु है? तो एक बात यहां लिखना है कि धातुओं को, है ना, अब धातु बार बार लिख रहे हैं, गाय पर लिख रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम इसे लिख देते हैं, है ना, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसे पीट कर पतली चादर में
परिवर्तित किया जा सकता है, और इसी की भाषा लिखे तो पतली चादर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। हाँ, तो एक गुण तो ये हो गया, इसे पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। कोमा देखिए, इस गुण को या इस गुण धर्म को, है ना, इस गुण धर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं ना, आघात अब देखिए हमने एक नया शब्द लिखा, आघात वर्धनीयता, ये भी बोलते हैं, है ना, और आघात वर्ध्यता भी बोलते हैं, तो इसको भी लिख लीजिए, आघात वर्ध्यता कहते हैं या कहा जाता है। तो अब तक हमने भौतिक गुणधर्म में 3 देख लिया। धातुएं अपने वास्तविक रूप में चमकदार होती है ना, और यहां आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, इस गुण को, इस गुण धर्म को या इस गुण को धात्विक चमक, है ना, धात्विक, पहले हम लोग बात कर चुके हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, अपवाद में क्या रखना है, सोडियम और पोटेशियम रख देंगे। इसे पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को आघात वर्धनीयता, आघात वर्ध्यता कहा जाता है, मतलब दोनों में से दोनों कहा जाएगा। अब ध्यान रखना यहां भी अपवाद होगा, तो यहां के अपवाद को हम क्या कहेंगे, यहां अपवाद में हम लिख देंगे लेड को आप चादर नहीं बना पाएंगे, है कि नहीं, तो यहां आघात वर्ध्यता की यहां अपवाद लिख देंगे, अपवाद में हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लेड यानी कांच। अब ध्यान देने वाली बात है, यह 2 बातें लिखी है, सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं, और सोना और चांदी कहा दिया, उसमें भी अगर पूछ लिया जाए कि सबसे आघातवर्ध कौन सा धातु है, सबसे ज्यादा आघातवर्ध का मतलब पीट के एकदम पतला सा चादर बनाया जा सके, तो इसका उत्तर होगा सोना, है ना। तो सबसे ज्यादा आघातवर्ध कौन होता है, सोना होता है। 1 मार्क्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दुनिया में जितने धातुएं हैं उन सब में कौन सा धातु है जिसका आघातवर्ध्यता ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा आघातवर्ध्यता किसकी होती है, तो सोना की होती है, जिसको एजी बोलते हैं, है ना, कि औरम बोलते हैं। एजी मतलब तो चांदी होता है ना, एजी मतलब चांदी, है ना, इसको एजी से, चांदी को एजी से डिनोट करते हैं, और सोना को एयू कहते हैं, औरम कहते हैं, है ना। आगे देखिएगा 3.4 है, 3.4 में क्या है, इसी को लेना है। उसके बाद कौन सी धातु तार के रूप में भी उपलब्ध है, अब तार के रूप में कह रहा, अब इसको क्या करना है, पहले तो पीट के कर रहे थे, अब लमराना है, तन्यता ध्यान है, तन्यता, इसको, इस गुण, विशेष गुण को हम तन्यता कहेंगे, तो इसको हम खींचेंगे, है ना, डक्टिलिटी। तो इसमें देखिएगा लिखा है, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है ना, तो इसको लिखना है तन्यता। ये तो आपको याद रहेगा, अब इसको हम मिटा देते हैं, तब तो नीचे लिख पाएंगे। तो क्या अभी आपने लाइक किया है कि नहीं वीडियो को, नहीं किया है तो अरे ऐसे कैसे कर रहे हो यार, कर दो लाइक कम से कम। अब इतनी अच्छी वीडियो को लाइक नहीं करोगे, अब कैसे कैसे लोगों को वीडियो देखते हो लाइक कर देते हो, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे चीजों का सपोर्ट हमेशा करना चाहिए, इससे मन भी विकसित होता है और समाज भी विकसित होता है ना। तो हम लेते हैं चौथा पॉइंट, तन्यता की बात करेंगे, तो हम इसमें यहां से क्या निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे इसे खींच कर। अब देखिए यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, इसे पीट कर और इसे खींच कर पतली तार बनाया जा सकता है, अब तार खींच के बना रहे हैं, इस गुण को या इस गुण धर्म को क्या कहेंगे, तन्यता, है ना, डक्टिलिटी कहते हैं। अब ध्यान यही रखना है, थोड़ी सी अंतर है, एक में पीट रहा है और एक में खींच रहा है ना। और इसमें भी सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन होगी, सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन होगी, तो यहां भी सोना होगा। और आपको एक मैं बात बता दूं, सोना को हम 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। अब कहिएगा कितना सोना, 1 किलो,
ये 5 क्विंटल। तो इसका आंसर इसमें दिया गया है सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोना 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है ना। तो 1 ग्राम अगर सोना रहे, 1 ग्राम सोना, तो कितना किलोमीटर तार बन जाएगा? 2 किलोमीटर। शायद ये आपसे आपके घर और स्कूल के बीच की दूरी हो। 1 ग्राम सोना है ना, बहुत है ना। 1 तोला मतलब क्या होता है? 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम होता है। 10 ग्राम भी बहुत कम होता है, 1 ग्राम को 2 किलोमीटर खींचा जा सकता है। तो सोचिए कितना पतला तार बन सकता है इसका। क्या हम यहां अगर लेड की बात करें, कांच की बात करें, क्या उसको हम खींच के बना सकते हैं? बहुत मुश्किल होगा, वो तो खींचेंगे तो टूट जाएगा। तो ज्यादातर जो धातुएं होगी वो तन होगी, कुछ कुछ अपवाद भी होती है कि नहीं। आगे देखिएगा, क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिसका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है? क्या है? लोहा का कढ़ाई होता है, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, तो ये तो धातु ही है ना। क्या सोना के प्लेट होते हैं कि नहीं? होते हैं, है ना। बुर्ज खलीफा में जाएंगे तो सोना के प्लेट में या सोना के जो पात्र होते हैं उसमें आइसक्रीम खाने को मिलता है, लेकिन लाखों रुपए उसके खर्च लगते हैं, तो लेकिन खा सकते हैं, है कि नहीं। क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तन को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए आप आइए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या कहा कि हम बर्तन बना सकते हैं, ये तो बात आपको स्पष्ट हो गई, धातुओं का बर्तन बनाया जा सकता है। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि वो आसानी से भंगुर नहीं होगा, टूटे फूटेगा नहीं, अच्छा से उसमें बन जाएगा। उसमें विद्युत और उष्मा का सुचालक होगा। अब नीचे से हम गर्म करेंगे तो उसके पूरे भाग गर्म हो जाएंगे और उसपे जो भी चीज रहेगी वो पक जाएगी, है ना। अब ऐसा चीज हम लेके कर रहे हैं कि यहां जलाना शुरू किया और ये गर्म ही नहीं हो रहा। गर्म हो रहा है तो इतने दूर गर्म होकर रह जा रहा है, और ज्यादा गर्म करे तो आगे धले रहा है, और यहां पर इसका दाह आ ही नहीं रहा है। तो जब हम कढ़ाई बनाएंगे लोहा का और उसमें क्या पाते हैं कि यहां गर्म करेंगे तो ये पूरा गर्म हो जाएगा, दे रहे हैं गर्म कर रहे हैं यहां पे, छुएंगे यहां तो जलने लगेगा। तो ऐसे की स्थिति में क्या होगा? धातुओं में विशेष गुण होता है कि उष्मा होता है ना उसका, वो पूरा फैल जाता है सरफेस पर, है ना। तो इसी बात को यहां कह रहा है, और इस बात को कहने और समझाने के लिए क्या कह रहा है, इसने स्टैंड लिया हुआ है और स्टैंड को पहले बढ़िया से बैठा दिया और यहां पर भी कुछ बांधने की कोशिश किया और एक बड़ा सा स्टैंड ले लिया। और ये स्टैंड नहीं, लोहा है। यहाँ पे मोमबत्ती लगाया, है ना, ये मान लीजिए पूरा है, तो यहाँ पे मोमबत्ती लगाया हमने, यहाँ मोमबत्ती बनाने की कोशिश किया, देखो अभी जला दिया, इसको जला दिया। अब जलाने के बाद ये क्या कह रहा है, जलाने से पहले यहाँ पे मोम थोड़ा सा लगा दीजिए, यहाँ पे मोम लगाना है ना। तो मोम यहाँ पे थोड़ा सा लगाना है। तो अब क्या पाइएगा, जब हम मोमबत्ती जलना शुरू होगा तो ये तो लोहा का है, तो गर्म तो यहां कर रहे हैं लेकिन ये टपकने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उष्मा हम यहां दे रहे थे और उष्मा यहां चला गया, लेकिन लकड़ी होता तो यहां उष्मा देते और यहीं रहता, और ज्यादा देते तो जलने लगता। यहां मोम नहीं पिघलेगा अगर लकड़ी रहेगा। ये वाला चीज लोहा यानी धातु ही होना चाहिए, धातु होगा तभी टपकेगा। तो इसका उत्तर ये हमें 5 नंबर में ये मिलता है कि जो धातुएं होती है वो उष्मा का चालन करती है ना, और साथ ही साथ विद्युत का भी चालन करती है। तो एक ही पॉइंट में हम लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे 2 क्रियाकलाप 3.5 है और 3.6 में ये बैटरी की बात कर रहा है कि आप एक बड़ा सा बैटरी ले लीजिए और उसके बाद उसमें तार जोड़ना है, बॉल लगाना है तो बढ़ जाता है ना, बाकी रस्सी लगा देंगे तो नहीं जलेगा। तो यानी कि जो धातुएं होती है, धातु का तार बनता है, एल्युमिनियम का होता है, चांदी का सबसे ज्यादा अच्छा तार अगर बनाना चाहे, सबसे बेस्ट तार बनाना चाहें तो चांदी का बन सकता है। यानी सबसे ज्यादा सुचालक कंडक्टिविटी कौन दर्शाता है, तो चांदी। तो लेकिन हम चांदी का तार बना नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बड़ा महंगा होता है। अब हमारे घर में जितने तार लगे हैं वो चांदी का तो उसमें कोई नहीं है। तो याद रखना है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चांदी उष्मा का सर्वाधिक सुचालक होता है, उष्मा का सर्वाधिक चालन करता है या विद्युत का सर्वाधिक चालन करता है, सबसे ज्यादा सर्वोत्तम चालन करता है उष्मा का और विद्युत का, चांदी। लेकिन फिर भी हम तार नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि वो महंगा होता है। तो बनाते किसका है? एल्युमिनियम का बनाएंगे, तांबा का तार बनाएंगे, है कि नहीं। ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं तो इसलिए हम इसका तार बनाते हैं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, दोनों पॉइंट को एक साथ मिक्सअप कर रहे हैं। धातुएं उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है, सुचालक
सुचालक यानी कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर होती है ना, सुचालक होती है। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई बेस्ट चालक चाहिए तो उसका हम क्या लिखेंगे, चांदी, है ना, सर्वोत्तम। इसमें लिखा भी होगा। एक अपवाद है यहाँ पे अपवाद क्या है, अब वही लेड ले लेते हैं, लेड अपवाद होगा। अगर मान लो एक कांच का रहेगा तो गर्म करेंगे तो यहीं रह जाएगा, यहाँ नहीं पिघलेगा। तो अपवाद में, है ना, अपवाद में लेड रखेंगे और यहाँ पे मरकरी, Hg जिसको बोलते हैं पारा। तो अगर अलग पॉइंट लिखें कि धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है, और अपवाद में लिखेंगे पारा और लेड यानी कांच। और उसके बाद छठा पॉइंट में लिखेंगे कि धातुएं विद्युत का सुचालक होती है, और सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टिव मेटल कौन होगा, तो उसमें हम लिखेंगे चांदी, है ना। एक चीज और आपको बताना है, इसमें एक आगे और एक प्रयोग किया गया है तो उसको भी ले लेते हैं। उसमें धातुओं में एक विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होता है। धातुओं को जब हम ऐसे करते हैं टक टक अगर मारेंगे तो उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है ना। तो सोनरस गुण होता है, सोनरस, इसमें ब्रैकेट में लिखा भी है। बाकी इसको ध्वनिक गुण इसको बोलेंगे हम। इसमें क्या लिख सकते हैं कि धातुओं को जब हम पीटते हैं या ठोकते हैं तो उसमें से विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, विशेष प्रकार की, है ना। इस गुण को ध्वनिक या सोनरस इंग्लिश में बोलेंगे, या हिंदी में लिखा है सोनोरस, है ना, SONOROUS, सोनरस। इस विशेष गुण को जिसमें ध्वनि सुनाई दे रहा है, उत्पन्न हो रहा है। आप सोचो लकड़ी पे अगर टक टक मारोगे तो क्या, लोहा पे एक बार टक मार के देखो, लकड़ी पे मार के देखो, आपको किसमें विशेष चमक ध्वनि लगेगा, विशेष ध्वनि किससे निकलेगा, लोहा से। और इसमें एक क्वेश्चन नीचे कर दिया है कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनाई जाती है। आपके स्कूल में धातु की ही घंटी होती है, लोहा का ही समान तौर पे आप देखेंगे। तो क्यों होता है, क्योंकि लोहा में लोहा जो है धातु है, इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। अब तो स्कूल की घंटी हो गई, अब सोचिए मंदिर की घंटी, तो जो भी घंटी बनाएंगे, है ना, बैल में भी देखना गांव में लोग लगा देते हैं घंटी, वो भी बजता है। तो बहुत सारे घंटी, कोई भी घंटी हो, उस घंटी में हम धातु का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो धातु हैं उसमें ध्वनिक गुण पाया जाता है, वो विशेष प्रकार के ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इस सारी बातों को हम देखें तो हमने पाया धातुओं का भौतिक गुणधर्म। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातुओं का रासायनिक गुणधर्म, फिर पढ़ेंगे अधातु नॉन मेटल, अधातु का भौतिक, फिर अधातु का रासायनिक, और उसके बाद इसमें संक्षारण वगैरह के बारे में दिया है, और उसके बाद उसमें कंपाउंड्स वगैरह दिया है यौगिक बनाने के लिए, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। सक्रियता श्रेणी ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, अब इस चैनल पे देखिएगा सक्रियता श्रेणी, है ना, सक्रियता श्रेणी क्या है वो भी आप देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसमें कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो पक्का आएगा, यह मेरा प्रॉमिस है। कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर मोटिवेशन नहीं आएगा, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए और बताइएगा जरूर कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जम के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।